प्यारे बच्चों, सेकंड लॉ की बात हो गई, फर्स्ट लॉ की बात हो गई, इंपल्स की बात हो गई, मोमेंटम की बात हो गई। अब बात करनी है न्यूटन के थर्ड लॉ की। न्यूटन का थर्ड लॉ क्लास 9th में हम लोग सभी पढ़ चुके हैं, पर कुछ यहाँ पर अलग है। जैसे कि मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया कि किस तरीके से सेकंड लॉ से हम ड्राइव कर सकते हैं, क्या उसी तरीके से थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ड्राइव नहीं किया जा सकता? इस चीज को सोचना है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि केवल एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कंजर्व्ड। बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्यों? इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता, यही जानना है। तो क्या ये थर्ड लॉ से हमें पता चल सकता है? डेफिनेटली पता चल सकता है। तो सबसे पहले जानना है क्या है थर्ड लॉ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ हरिदश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति, और अब हम जानेंगे कि क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ वेरी सिंपल था। पहली बात न्यूटन के थर्ड लॉ से हम लोगों ने ये समझी थी कि फोर्सेस पेयर में आते हैं, कि अगर अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन फोर्स आएगा। अच्छा, क्या है थर्ड लॉ पहले ये भी बता देता हूं कि थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल सी बातचीत है। एक्शन रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है केमिकल रिएक्शन से कि पानी में नमक डाला पानी नमकीन हो गया, ये सब बकवास है, कोरी बकवास। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर बातचीत जो न्यूटन ने करी बच्चों, वो बातचीत करी थी केवल और केवल फोर्सेस के बारे में, किसी और चीज की बातचीत नहीं चल रही है। कि फोर्सेस पेयर में आते हैं, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है उतना वो खुद भी दूसरी बॉडी से महसूस करती है। ये जो फोर्सेस पेयर में आते हैं, हमेशा सेम बॉडी, हमेशा क्या, कभी नहीं होते, किसी भी सेम बॉडी पर नहीं लग रहे होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम होते हैं और डायरेक्शन बाई अपोजिट होते हैं। तो देखो क्या है, ये दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हैं। अब देखो, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगा, ए बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होगी बी बॉडी, ए बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होगी बी बॉडी, और बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होगी ए बॉडी। तो ए पर फोर्स लगाने वाली कौन सी बॉडी है? बी बॉडी। तो ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और बी पे कौन फोर्स लगा रहा है? ए। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो न्यूटन साहब ने ये देखा और कहा कि ये दोनों जो फोर्सेस है ना, ये कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, दैट इज दे आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो बेटा इक्वल थे, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख सकते हो इनकी डायरेक्शन जो है बच्चों अपोजिट है। अब न्यूटन साहब के सर पे गिरा था एप्पल, एप्पल गिरने के बाद ने, नहीं नहीं नहीं, गलत मत सोचो, उन्होंने क्या कहते हैं, ग्रेविटी की खोज करी थी, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं ये अर्थ है अपनी, और यहां से एप्पल कुछ इस तरीके से बेटा गिर रहा है, तो अगर एप्पल क्यों गिरा, अर्थ ने अट्रैक्ट किया, तो मैं कह सकता हूं फोर्स लगाया एप्पल पर अर्थ ने, तो दैट इज एफ ए ई, फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ। तो एक रिएक्शन फोर्स, अगर ये एक्शन फोर्स कहूं तो एक रिएक्शन फोर्स ये भी आया होगा कि एप्पल ने अर्थ पर भी फोर्स लगाया होगा, और ये होगा एफ ई ए। तो आपकी अर्थ क्यों नहीं चली भाई? अर्थ, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एप्पल का मास स्मॉल एम और अर्थ का मास कैपिटल एम। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल देखूं तो क्या हो जाएगा, एप्पल पे लगने वाला फोर्स एफ ए ई बाई एम, और अगर मैं बात करूं अर्थ पे लगने वाला फोर्स, तो अगेन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो फोर्स का सेम है, लेकिन मास अलग हो गया। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ एप्पल। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप पकड़े हो और अर्थ आपके ऊपर खिंच के चली आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, तो बच्चों हमें यहां से पता चला कि फोर्सेस पेयर में आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाते हैं। ये सारे पॉइंट न्यूटन के थर्ड लॉ से पता चलते हैं। तो आइए इन पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं अपनी स्लाइड में। Okay, Newton's third law of motion: to every action there is an equal and opposite reaction and both must act to different bodies. ऐसा नहीं है कि एक पे, यहाँ पे देखो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे
ये बॉडी ये है सर, यहाँ पर आ गया एक्शन फोर्स, ओके, और यहाँ पे आ गया इसका सर रिएक्शन फोर्स, ओके। तो सर ये बॉडी चल कैसे चल सकती है, ये नहीं करना है कि यहाँ पर एक ही बॉडी पे आपने एक्शन लगा दिया और एक ही बॉडी पे आपने लगा दिया रिएक्शन फोर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टू डिफरेंट बॉडीज पे ये एक्ट कर रहे होते हैं। अब आगे की बात करें बच्चों, तो क्या है आगे की बात, इन अदर वर्ड्स ऑल इंटरेक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, a pair which has two forces of equal magnitude opposite direction। एक पेयर वो होता है जो इक्वल तो मैग्नीट्यूड में है जैसे ये बात करी थी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है जैसे कि ये बात करी थी। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको आप लोग अभी स्क्रीन पॉज करो और बेटा इस पॉइंट को लिख लो, और ये वाला डायग्राम ये वाला नहीं बनाना है, ऐसा नहीं होता है। तो ये डायग्राम और ये पॉइंट्स को भी लिख लीजिए। तो बच्चों, जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में आप लोगों से बातचीत करी थी कि कैसे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका प्रूफ विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं यहां पर दो पॉइंट्स प्रूफ करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ, जो प्रूफ करने जा रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम with the help of third law, Newton's third law. Second, net momentum of the system does not change due to the internal forces। ये दो चीजों की मैं बातचीत करना चाहता हूं। अब क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम मस्ट रिमेन कंजर्व्ड। ये बातचीत है लीनियर मोमेंटम की। तो मैंने दो बॉडी ले ली, दो बॉडीज ले ली, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी। देखो, और इन्हें बेटा मैंने एक सिस्टम मान लिया, एक क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो भी है उसकी नेट वैल्यू क्या है, जीरो है। कोई माफ कीजिएगा, ये जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, जीरो है। जितना भी फोर्स एक्सटर्नल है उसका वेक्टर सम जितना भी है जीरो है, या मैं कहूं कोई भी एक्सटर्नल नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखो, इस बॉडी का इस बॉडी से इंटरेक्शन होगा, तो डेफिनेटली यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, एंड हेयर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक, दो फोर्सेस लग रहे हैं। इन फोर्सेस की फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या प्रॉपर्टी है इन फोर्सेस की, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ये प्रॉपर्टी है इन दोनों फोर्सेस की, न्यूटन के थर्ड लॉ से बातचीत ये मैंने बच्चों लिखी है। अब अब देखो, डेल्टा टी टाइम इंटरवल की मैं बातचीत कर रहा हूं। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में क्या होगा, इस फोर्स की वजह से, इस बॉडी ए को देखो, तो इस बॉडी ए के फोर्स की वजह से बॉडी ए के मोमेंटम में चेंज आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख सकता हूं ना, एक बात देखो ध्यान से, एफ ए बी इज इक्वल टू डेल्टा पी ए, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इन डेल्टा टी। सेकेंड लॉ से मैंने ये लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं। तो यहां से बेटा मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी ए इज इक्वल टू एफ ए बी वेक्टर इनटू डेल्टा टी। पहली बात ये हो गई। इसी तरीके से मैं, जो बॉडी बी है उस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ पी ए, इसकी वजह से बॉडी बी का मोमेंटम में भी चेंज आएगा, और जो चेंज आएगा वो क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ पी ए इंटू डेल्टा टी। अगर मैं सिस्टम के नेट मोमेंटम की बात करूं कि सिस्टम के नेट मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ये चेंज हो जाएगा टोटल। और अगर मैं इनको सम करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी दैट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी
चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा पी ए की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो ये है एफ ए बी डेल्टा टी प्लस एफ बी ए डेल्टा टी, डेल्टा पी भी की। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेल्टा पी डेल्टा टी अगर कॉमन ले लूं तो देखो क्या मिल रहा है, एफ ए बी प्लस एफ बी ए। और ध्यान से देखें तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, डेफिनेटली जीरो होगा। तो यानी कि डेल्टा पी यानी कि सिस्टम के मोमेंटम में नेट चेंज किया गया जीरो, तो डेफिनेटली इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता। या कह सकता हूं मैं कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स on the system, the linear momentum of the system remain conserved. तो here is the proof of these two things. तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट लगे तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा बच्चों, इसे फटाक से नोट कर लीजिए। मैं स्क्रीन पॉज करिए और नोट करिए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा क्या, दो पॉइंट कि इंटरनल फोर्सेस जो आपकी दो बॉडी के अंदर जो फोर्सेस यानी कि सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस लग रहे थे ए बी और बी ए पे, यानी कि एफ ए बी एंड एफ बी ए, ये दोनों इंटरनल पेयर थे या इंटरनल फोर्सेस थे। सिस्टम के अंदर के फोर्सेस को या सिस्टम की बाउंड्री के अंदर के फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस मानते हैं। तो ये इंटरनल फोर्सेस थे, ठीक है। अब तो हमने ये समझा कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट इसी बात को बोला गया था, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। तो बेटा ये सारी बात हो गई। बहुत सी किताबों में एक क्वेश्चन या फिर आपके स्कूल में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रूफ दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी प्रूफ हो सकता है, साथ ही साथ थर्ड लॉ भी प्रूफ हो सकता है। तो फर्स्ट लॉ का प्रूफ मैंने आप लोगों को करा दिया था कि किस तरीके से फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना है। बट यहां पर बच्चों अब हम विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ वी आर गोइंग टू प्रूफ द थर्ड लॉ। ये बिल्कुल उसी तरीके से उसका उल्टा ही है या कन्वर्स है जो अभी हमने प्रूफ किया था। कैसे देखेंगे, आइए समझते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से समझना सारी बातें। मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर दो बॉडीज हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर क्या फोर्सेस, मैंने कह दिया कि ए पर बी फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी ए है, इस पे बी फोर्स लगा रहा है, और बी पर जो है ए फोर्स लगा रहा है, ए पर बी और बी पर ए एफ बी ए। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एफ ए बी इज माइनस ऑफ एफ बी ए। ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ। विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, द एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, या मैं कहूं डीपी बाई dt। जो अभी प्रूफ किया लगभग उसका कन्वर्स ही है। अब देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ये फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं। ये इंटरेक्शन ए और बी की वजह से आए, ए और बी का इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से ये फोर्सेस आए, और उसकी वजह से अगर ये फोर्सेस आए तो मुझे ये प्रूफ करना है ये पेयर जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन में अपोजिट है। ये प्रूफ करना है, हमें ये पता है। तो मैं यहां से बच्चों ये लिख सकता हूं कि सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो सिस्टम का जो नेट चेंज इन मोमेंटम होगा वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये मोमेंटम में चेंज कौन कौन ला रहा है, अगर मैं बात करूं सिस्टम के मोमेंटम के चेंज की, तो वो किसके, जब बॉडी ए का मोमेंटम चेंज होगा और प्लस बॉडी बी के मोमेंटम में चेंज। ये दो पॉइंट हो गए बच्चों। बॉडी ए का मोमेंटम किसकी वजह से चेंज होगा, ये फोर्स ए बी की, तो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इज द चेंज इन मोमेंटम, सिंपल एवरेज फोर्स वाला फंडा। अब अगर मैं बी की बात करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी बी, फोर्स है एफ पी ए इंटू डेल्टा टी। अब मैं इन दोनों को सम कर दूं तो द नेट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होना है, वो हो जाएगा
एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ बी ए वेक्टर इनटू डेल्टा टी। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ये बात आती है। डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो। तो यहां से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो यहां पर आ चुका है हमारा रिजल्ट की क्योंकि ये जीरो है, यहां से ये बात लिखी है मैंने, तो डेफिनेटली एफ ए बी प्लस एफ बी ए बी क्या रहा होगा, डेल्टा टी तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये जीरो रहा होगा। और यहां से हम लिख सकते हैं कि एफ ए बी माइनस एफ बी ए, यही था न्यूटन का थर्ड लॉ। ये बिल्कुल उसी प्रोसेस का, उसी डेरिवेशन का जस्ट उल्टा है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन का विच लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ, तो आप कहोगे सेकंड लॉ। पहली बात, शो दैट अगर आ जाए कि शो दैट द सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, आपको सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ प्रूफ करना है, आपको सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ प्रूफ करना है। आप कह दो कि हाँ ये आपका रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की बच्चों मैंने बातचीत सारी कर ली। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बातचीत करेंगे, किस तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किस तरीके से सॉल्व की जाती है, सारा डिस्कशन होगा नेक्स्ट लेक्चर में, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। मैं चलता हूं, अगर वीडियो पसंद आई तो जस्ट लाइक करो बटन और शेयर करो, साथ में अपने साथियों को भी पढ़ाओ यार, उनसे डिस्कस करो कि न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है या नहीं, उन्हें भी थोड़ा पजल करो। ठीक है, तो उनसे पूछो कि क्या न्यूटन के सारे लॉ वैलिड है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कब नहीं है। मैं बातचीत अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कर रहा हूँ, नॉन इनर्शियल में बाद में जाऊंगा। क्या है इनर्शियल नॉन इनर्शियल हम डिस्कस कर चुके हैं। चलता हूं मैं, जय हिंद।